सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक से होंगे, खैरियत से होंगे और इसी के साथ आपकी स्टडी भी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और थर्ड चैप्टर में हम पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी कर रहे थे और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा आयोनाइजेशन एनर्जी पे। सही है, तो स्टार्ट करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी विद एक प्रॉपर डेफिनेशन के साथ। फिर आगे जो है हम स्ट्रक्चर के थ्रू जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे। सही है, आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्योंकि एनर्जी के रिलेटेड है तो हम कहते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the least bounded electron of an atom to form a positive charged atom is called ionization एनर्जी। ठीक है, अब फर्स्ट करो जो है हम एक एटम को फर्स्ट करते हैं कि जो है चलो कौन सा एटम हम फर्स्ट करें। अब फर्स्ट करो हमारे पास हाइड्रोजन को। ठीक, एग्जांपल के तौर पर हम हाइड्रोजन को फर्स्ट कर लेते हैं। हमने हाइड्रोजन को फर्स्ट किया और हाइड्रोजन में टोटल एक इलेक्ट्रॉन है और जो है इसमें एक प्रोटॉन है। टोटल एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। और जो है हम इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें, फर्स्ट करो कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में जो है ये वाला जो है हमारे पास फर्स्ट शेल है इसका। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस के अंदर एक जो है प्रोटॉन है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है और जो है इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब जो है जैसे आपको पता होगा कि इस इलेक्ट्रॉन और जो है न्यूक्लियस के दरमियान एक ख़ास तरह का जो है हमारे पास अट्रैक्शन है और इस अट्रैक्शन को हम कहते हैं क्या, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है ताकि इस इलेक्ट्रॉन को जो है न्यूक्लियस के साथ बाउंड रख के, इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, क्या है बाइंडिंग एनर्जी। व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? द एनर्जी यूज्ड टू बाइंड electron with the nucleus। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, जो खर्च हो रहा है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए ताकि इस इलेक्ट्रॉन को जो है हम न्यूक्लियस के साथ बाइंड रखें, उसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अब इसी बाइंडिंग एनर्जी को जो है मतलब इसके अपोजिट क्या है, सपोज़ इस इलेक्ट्रॉन को अगर हमने यहाँ से रिमूव करना है, इस इलेक्ट्रॉन को अगर हमने यहाँ से निकालना है तो जो है यहाँ पे क्या होगा, हमें जो है एनर्जी वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हम ये कह सकते हैं इफ़ वी रिमूव इलेक्ट्रॉन वी मस्ट अप्लाई एनर्जी, हमें एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा। अब इसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को के जो है इस इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करें, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव करने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो हम ये कह सकते हैं कि टू रिमूव these electron we need certain amount of energy, we need certain amount of energy, and this energy is called आयनाइजेशन एनर्जी। और इसी एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं।
ठीक है, समझ में है। अच्छा, जब जो है हम एक इलेक्ट्रॉन जो है एटम में से रिमूव कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है जो है, क्योंकि हमने कहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद इक्वल है, यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक प्रोटॉन भी होगा। जब इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो एटम के अंदर क्या रहेगा, हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक पॉजिटिव रहेगा, जिसकी वजह से फिर हाइड्रोजन पे आफ्टर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एटम पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, आप इस तरह इसको मतलब समझ सकते हो कि हमारे पास, आप फर्स्ट करो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और ये इसका फर्स्ट शेल है। ठीक है, फर्स्ट शेल जो है यहाँ पे मतलब ये इसका जो है एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फर्स्ट करो ये इसका एक इलेक्ट्रॉन है और सेंटर में जो है इसका एक प्रोटॉन है। जो है जब हमने इस पे एनर्जी अप्लाई किया, ठीक है, एनर्जी अप्लाइड हुआ, एनर्जी अप्लाइड होने के बाद जो है हमारे पास ये एटम किस तरह हुआ, ये एटम हमारे पास बना इस तरह। इसका सिर्फ जो है न्यूक्लियस बचेगा जिसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज इस तरह आएगा, इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो जब कभी जो है एटम में से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं व्हेन एवर इलेक्ट्रॉन इज removed from atom, then atom will carry पॉजिटिव चार्ज, एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ में आया। अच्छा, फिर जो है आयनाइजेशन एनर्जी के हमारे पास कुछ टाइप्स आते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, टाइप्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, अब टाइप्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसको कहते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से मुराद ये कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the first electron, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन से मुराद ये नहीं कि मतलब जो है फर्स्ट शेल में हो, नहीं, लास्ट शेल में से जो पहला इलेक्ट्रॉन एटम में से रिमूव होता है ना, उसको हम कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और जो है अगर हम सेकंड, फिर उसके बाद आता है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, अच्छा, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या होता है, सही बात है, वही है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the second electron। जब सेकंड इलेक्ट्रॉन मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो एटम पे कितना चार्ज आएगा, +2 का। जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो एटम पे कितना चार्ज आएगा, +1 का। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह जो है हमारे पास थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी भी है, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी भी है। ठीक है, फोर्थ के बाद हम मोस्टली डिस्कस नहीं करते क्योंकि एक एटम के लिए काफ़ी जो है अनसुटेबल है कि वो एक टाइम पे 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करें। ठीक है, बहुत मतलब कम इस तरह पॉसिबिलिटी हो सकती है, खासकर नॉर्मल एलिमेंट की अगर हम बात करें कि 4 इलेक्ट्रॉन एकदम से वो रिमूव करें, ठीक है, या रिलीज़ करें। तो फर्स्ट के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड, फोर्थ। अब जो है एक बात यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी है ना, वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा चौथे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में होगा, और उसके बाद जो है थर्ड को, और उसके बाद सेकंड को, और उसके बाद फर्स्ट को। फर्स्ट को रिमूव करना काफ़ी आसान है, सेकंड को रिमूव करना थोड़ा सा सख्त है, थर्ड को रिमूव करना जो है उससे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, और फोर्थ को रिमूव करना तो बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें चाहिए होगा। ठीक है,
ये इस सेंस में, क्योंकि जो है जब एक इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करते तो एटम पे एक पॉजिटिव चार्ज आता है। एक पॉजिटिव का मतलब ये है कि इसमें जो है प्रोटॉन की तादाद बनिस्बत इलेक्ट्रॉन के एक ज़्यादा है। जब जो है दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो इस पर +2 आता है। +2 का ये मतलब है, जो है इसका ये मतलब है मीन्स एटम require 2 electron because it has lost 2 electron, ठीक है। +2 का मतलब ये है कि एटम को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया है। अब इसको खुद इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो जो है तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव क्यों करेगा, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी जो है जब हम बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे जो है तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर उस पर +3 चार्ज आएगा। इसी तरह जो है +3 का मतलब है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसके पास खुद 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए वो काफ़ी जो है अनस्टेबल है, काफ़ी जो है मतलब नाखुश है, जिसकी वजह से बहुत ढेर सारा एनर्जी जो है हमें खर्च करना पड़ेगा, तब जाके जो है चौथा इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर उस पर +4 चार्ज आएगा। सही समझ में है? अच्छा, जो है होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, फिर चलते हैं इसके फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। फैक्टर्स दैट अफेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। आपने देखा होगा बाज़ एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, बाज़ एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। वो किस वजह से? वो चंद फैक्टर पे डिपेंडेंट है। सबसे पहला जो फैक्टर होगा वो हमारे पास होगा एटॉमिक साइज़ का। एटॉमिक साइज़ आप कह लें या फिर एटॉमिक रेडियस आप कह लें, ठीक है। एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस कह लें। अच्छा, जो है आयनाइजेशन एनर्जी का एटॉमिक रेडियस के साथ जो है हमारे पास इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। देयर इज़ इन्वर्स रिलेशन between ionization energy and atomic size। हमने क्या कहा? हमने कहा कि जितना एटॉमिक साइज़ बड़ा होगा आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा, ठीक है। क्यों? इसको समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। हमें पता है कि जो है when atomic size increases, जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो क्या होता है? when atomic size increases the attraction between nucleus and electron decreases। जितना जो है एटम का साइज़ बड़ा होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ जो डिस्टेंस है वो जो है ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इनके दरमियान का जो अट्रैक्शन है वो कम होगा। सपोज़ आप फ़र्ज़ करो ये न्यूक्लियस है और जो है इलेक्ट्रॉन मतलब जितना फासले पे होगा, फ़र्ज़ करो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस का जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, और इसी तरह का एक और न्यूक्लियस अगर हम फ़र्ज़ करें और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो, अब किन के दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा है? इसके दरमियान जो है ग्रेटर अट्रैक्शन है, ग्रेटर अट्रैक्शन, और इसके दरमियान जो है लेस अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। तो डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से अट्रैक्शन कम होगा। जब अट्रैक्शन कम होगा तो जो है हमें लेस एनर्जी चाहिए, लेस अट्रैक्शन लेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्योंकि जो है यहाँ पे अट्रैक्शन कम है तो हमें काफ़ी कम एनर्जी चाहिए ताकि इस इलेक्ट्रॉन को क्या करें? रिमूव करें, और इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें थोड़ा सा हायर एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। समझ में आया? अब दूसरे फैक्टर की अगर हम बात करें
दूसरा जो फैक्टर होगा वो हमारे पास होगा न्यूक्लियर चार्ज का। न्यूक्लियर चार्ज का, न्यूक्लियर चार्ज से मुराद जो है न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अब आपको पता है कि जो है आयनाइजेशन एनर्जी का न्यूक्लियर चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। देयर इज डायरेक्ट रिलेशन between nuclear charge, between nuclear charge and ionization एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का न्यूक्लियर चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पता है एज वी नो दैट greater the nuclear charge, greater the nuclear charge, higher will be positive charge, thus it attract electron with greater force, जिसकी वजह से therefore we require a lot of energy to remove such electron। उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना काफ़ी हमारे लिए फिर मुश्किल होगा, ठीक है। आप फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर जो है हम ड्रा करते हैं एक न्यूक्लियस, यहाँ पे ये हमारे पास आप फ़र्ज़ करो न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, और इस न्यूक्लियस में जो है एक प्रोटॉन है, ठीक है, एक पॉजिटिव है। और सेम यहाँ पे एक दूसरा जो है हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारे पास फर्स्ट न्यूक्लियस है, आप फ़र्ज़ करो ये सेकंड न्यूक्लियस है, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें टू पॉजिटिव है, तो आपके ख़्याल में किन के दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा होगा? इनमें से किन के दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा होगा? ऑफ कोर्स हियर अट्रैक्शन इज़ ग्रेटर, यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा है, और यहाँ पे लेस अट्रैक्शन। तो आपके ख़्याल में किस वाले में ज़्यादा एनर्जी हमें रिक्वायर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में? हियर अट्रैक्शन इज़ ग्रेटर to remove these electron we require greater energy, यहाँ पे हमें एनर्जी काफ़ी ज़्यादा जो है वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, ठीक है। समझ में ये दो फैक्टर मेरे ख्याल में हमारे लेवल तक काफ़ी है कि जो है हम इसको समझ सके कि आयनाइजेशन एनर्जी कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज़ हो रहा है और कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अब जो है एक लास्ट टॉपिक इसमें हम डिस्कस करेंगे वो होगा वेरिएशन के बारे में, ठीक है। वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल में जो है आयनाइजेशन एनर्जी कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज़ हो रहा है और कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज़ हो रहा है, उस चीज़ के बारे में जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, डाउन द ग्रुप की अगर हम बात करें, एक सबसे पहले यहाँ पे ग्रुप जो है हम फर्स्ट करते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये है ग्रुप, और ग्रुप जो है हमारे पास है हाइड्रोजन, फिर जो है लिथियम, फिर सोडियम, फिर जो है हमारे पास पोटाशियम, फिर रुबिडियम, फिर जो है यहाँ पे सीशियम। और अगर हम पीरियड की बात करें, पीरियड 2 की हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। पीरियड 2 में जो है लिथियम के बाद हमारे पास है बेरिलियम, फिर बेरिलियम के बाद हमारे पास है बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन,
फिर जो है यहाँ पे ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन है, फिर जो है यहाँ पे नियोन है। ठीक है, अब जो है थोड़े से पॉइंट यहाँ पे ऊपर हमने डिस्कस किया था कि डाउन द ग्रुप जो है हमारे पास जो है एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज़ इंक्रीजेस, यहाँ पे एटॉमिक साइज़ इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे एटॉमिक साइज़ डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, मतलब जो है ये एक ट्रेंड है। लिथियम का जो एटॉमिक साइज़ जो है मतलब बनिस्बत बेरिलियम के बड़ा है, फिर बेरिलियम का एटॉमिक साइज़ जो है बनिस्बत बोरोन के बड़ा है, फिर बोरोन का जो है कार्बन, फिर इसी तरह जो है ये जो यहाँ पे मतलब हम साइन लगा रहे तो इनका एटॉमिक साइज़ की बात करें। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर हम जो है मतलब वो करें, सो यहाँ पे एटॉमिक साइज़ मतलब जो है डिक्रीज़ हो रहे हैं। डिक्रीज़ अगर हो रहे तो हमने सही लिखा है मेरे ख्याल में ना, लिथियम का एटॉमिक साइज़ बनिस्बत बेरिलियम के बड़ा है, सही हमने सही लिखा है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें जो है डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज़ यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। सबसे बड़ा जो है हमारे पास सीशियम का एटॉमिक साइज़ है, फिर सीशियम के बाद जो है रुबिडियम का, फिर रुबिडियम के बाद जो है पोटाशियम का थोड़ा सा एटॉमिक साइज़ छोटा है, फिर पोटाशियम के बाद जो है सोडियम का एटॉमिक साइज़ थोड़ा सा छोटा है, फिर जो है इसी तरह लिथियम का और जो है हाइड्रोजन का। सबसे जो स्मॉल एटॉमिक साइज़ है वो जो है हमारे पास किसका है, हाइड्रोजन का सबसे स्मॉल है। ठीक है, तो ये एटॉमिक साइज़ का हो गया। फिर जो है क्योंकि एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पे जितने एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। क्यों, क्योंकि जो है न्यूक्लियस का जो है इलेक्ट्रॉन के साथ जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होने की वजह से इनके दरमियान का जो अट्रैक्शन है वो कम होगा। जब अट्रैक्शन कम होगा तो कम एनर्जी हमें चाहिए। ठीक है, एटॉमिक साइज़ इंक्रीजेस thus आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। क्योंकि एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें एटॉमिक साइज़ जो है डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब एटॉमिक साइज़ कम होता जा रहा है, thus आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। क्योंकि एटॉमिक साइज़ छोटा हो रहा है, एटॉमिक साइज़ छोटा होगा तो जो है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान का जो अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा। सही है, और उस अट्रैक्शन की वजह से जो है हमारे पास क्या होगा, उस रोटेशन की वजह से यहाँ पे हमें जो है ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा ताकि इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या करें, रिमूव करें। सही है, और यहाँ पे अगर हम मतलब करें, यहाँ पे जो है जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। जितना ज़्यादा होता जाएगा इनके दरमियान का जो अट्रैक्शन है वो कम होगा, और जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना काफ़ी ईजी होगा, और यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना काफ़ी मुश्किल होगा। और इसके अलावा यहाँ पे जो है एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। लिथियम के पास 3 जो है प्रोटॉन है, बेरिलियम के पास 4 है, बोरॉन के पास जो है 5 है, फिर इसके बाद कार्बन का 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। मतलब जो है नियोन का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होगा, हाईएस्ट होगा। क्यों, क्योंकि इस पे 10 जो है हमारे पास प्रोटॉन है। 10 प्रोटॉन होगा तो जो है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान का जो अट्रैक्शन होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, और जो है इसमें लिथियम का जो है सबसे जो है लेस होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम ग्रुप की बात करें, ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट जो है सबसे हाइड्रोजन का होगा, हाईएस्ट होगा। क्यों, क्योंकि सबसे एटॉमिक साइज इसका छोटा है, और सबसे लास्ट में सीशियम की अगर हम बात करें, इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो सबसे लेस होगा, क्योंकि एटॉमिक साइज़ काफ़ी हमारे पास बड़ा है। ठीक है, होप कि ये लेक्चर यहाँ तक आपको जो है मतलब क्लियर हो गया होगा। इसमें बहुत सारे जो है और भी पॉइंट्स हैं जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं। सही है, लेकिन हमारे लेवल तक काफ़ी है। इसमें सबसे पहले जो हम बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस कर सकते हैं इसको इस्तेमाल करके, फिर जो है केमिकल्स के रिएक्टिविटी, एटम्स के रिएक्टिविटी के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं कि मतलब एटम की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा या कम होगा, उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर कोई भी सवाल हो, कुछ भी जो है आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।